हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम। स्वागत करता हूं आप सबका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म द मास्टरमाइंड हब पे। जैसा कि आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, उसमें हम लोगों ने क्लास 10th की बायोलॉजी स्टार्ट की थी। क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, वो हम लोगों ने शुरू किया था। मैंने आपसे वादा किया था कि कोई भी वीडियो होगा जिसका ड्यूरेशन 30 मिनट 40 मिनट इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्या होता है, जब वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे बोर होने लगते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए और मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक ये भी कॉन्सेप्ट अपनाया कि वीडियो का ड्यूरेशन 30 मिनट या 40 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि जो मनोज सर हैं वो फिजिक्स का लेक्चर प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं। तो हम लोग इसमें लाइव प्रोसेस में स्टार्ट किए थे। तो पहले तो हम लोग उसके नाम में घुसे थे, किसमें, चैप्टर के नाम में घुसे थे और जाने थे कि लाइव प्रोसेस क्या होता है। मैंने आपको बताया था लाइव प्रोसेस क्या होता है। फूड का इंटेक करना, जिंदा रहने के लिए पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट का इंटेक करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और साथ ही साथ एक्सक्रीशन करते हैं। तो उसमें से हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने आपको न्यूट्रिशन की डिफिनेशन बताई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ देखा था। ऑटोट्रॉफ जो कि प्लांट मेनली करते हैं। हेटरोट्रॉफ में मैं बार बार जिक्र करता था एनिमल का। तो ऑटोट्रॉफ देखा था, हेटरोट्रॉफ देखा था। फिर इसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट देखा था। प्लांट में हम लोगों ने मेनली फोटोसिंथेसिस पे फोकस किया था। क्या होता था उसमें, लीफ में फोटोसिंथेसिस होता था जिसमें ग्लूकोज बनता था। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे, वो प्लांट लेता था, वो प्लांट के उसमें लीफ में जाता था और क्या होता था, फोटोसिंथेसिस होता था। पानी वो रूट से ले लेता था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसमें हमने बेसिकली 3 चीज़ कवर की थी, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। उसका मैंने डेफिनेशन बताया था, डिटेल में उसको समझाया था, आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर मैंने कहा था कि देखता हूँ अगर एनसीईआरटी में न्यूट्रिशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या जो बाहर की चीज़ें हैं मैं बता सकता हूँ, वो आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि उस दिन वीडियो का ड्यूरेशन 30 मिनट हो गया था। तो वही आज हम लोग फिर उसी न्यूट्रिशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने न्यूट्रिशन इन एनिमल में छोड़ा था, जो कि कवर करके छोड़ा था पूरा डिटेल में। पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक जो भी था मैंने बता दिया था। तो अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अभी इसमें हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। एनिमल का तो देखे थे लेकिन ह्यूमन बीइंग का नहीं देखे थे, तो वो पढ़ना है। ये 3 चीज़ें पहले हम लोग कवर करेंगे। फिर अगर समय रहता है तो हम लोग रेस्पिरेशन पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था बेसिकली इस चैप्टर में हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। क्या पढ़ना है बेटा? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए, वैसे भी काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ, इसको शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, आप लोग जानते होंगे अमीबा का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस प्रकार होता है। इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता। क्या होता है बेटा? अमीबा का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता। कोई भी बताए कह दो अमीबा का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, वो अपना स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू कंडीशन बदलता रहता है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में पहले क्या करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, पहले खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद में जो एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस रहता है, एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसे एक्सक्रीट कर देते हैं, इजेशन कर देते हैं, मीन्स बाहर निकाल देते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें न्यूट्रिशन इन अमीबा में इंजेशन है। इंजेशन, इन का मतलब क्या होता है, अंदर, और एग्जिट का मतलब क्या होता है, आउट। तो इन दोनों वर्ड में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। पहला तो है क्या, इंजेशन, क्या है इंजेशन, और दूसरा है इजेशन, क्या है ई से याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ई मीन्स एग्जिट। क्या हो जाएगा? ई मीन्स एग्जिट, और एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। क्या होता है बेटा? एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। और इसमें तो सीधे सीधे इंजेशन में क्या लिखा है बेटा? इंजेशन में इन लिखा है, और इन का मतलब होता है अंदर आना। जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में जाते होंगे तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, सर मे आई कम इन। इन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन का मतलब अंदर आना। तो इंजेशन का मतलब होता है, इंजेशन का मतलब होता है खाने को अंदर लेना, इनटेक करना। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा सूडोपोडिया मूवमेंट करता है। सूडोपोडियो फूड कैप्चर करता है। वो ऐसा नहीं है कि उसका कोई माउथ है, उसका कोई माउथ नहीं। जैसे आपका क्या है, माउथ है, हमारा क्या है, माउथ है। लेकिन अमीबा के पास कोई ऐसा फिक्स माउथ नहीं है। अमीबा क्या करता है, मान लीजिए ये अमीबा है, क्या है, ये अमीबा है, और अमीबा के यहाँ पे क्या है, फूड पार्टिकल है। क्या है ये? फूड पार्टिकल है।
अब ये क्या करेगा, अमीबा जो है अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा और इस फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेगा। ये यहाँ से क्या करेगा, अपना स्ट्रक्चर ऐसे करके चेंज कर लेगा और इसको फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा, अंदर कर लेगा। तो इसी को मैंने लिखा है अमीबा टेक्स फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। क्या हुआ इसका, देखो फिंगर लाइक एक्सटेंशन हो गया। कैसा है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन हो गया ऑफ द सेल सरफेस, सेल सरफेस के बाहर क्या हुआ, सेल सरफेस के बाहर क्या हो गया, फिंगर लाइक एक्सटेंशन हो गया। ये क्या है, इसका अमीबा का सेल ही तो है भाई। अमीबा कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है ना, तो उसका सेल ही तो है, उसके पास क्या है, एक सिंगल सेल है। तो उसी का क्या कर लेता है, ये एक्सटेंशन कर लेता है। देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन कर लिया और जो फूड पार्टिकल था ये क्या है, फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन इन अमीबा। इजेशन इन अमीबा, सॉरी इनजेशन इन अमीबा। इन का मतलब अंदर करना और जेसन का मतलब फूड पार्टिकल्स को अंदर करना। तो अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग द टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस इज कॉल्ड सूडोपोडिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। जब अमीबा अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है किसी भी फूड पार्टिकल को, ये फूड पार्टिकल है, ये अमीबा है, ये ऐसे करके स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा, इसको अपने अंदर कर लेगा, इसी को क्या बोलते हैं, इनजेशन बोलते हैं। अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया अमीबा ने फूड को अंदर ले लिया। क्या हुआ बेटा, अमीबा को फूड ने, सॉरी फूड को अमीबा ने क्या किया, अंदर कर लिया। अब अंदर करने के बाद में क्या है भाई, फूड पार्टिकल ऐसे पड़ा थोड़ी ना रहेगा, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एंजाइम पाया एसिड पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो जब पेट में जाता है तो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। देखिए किसी किसी का डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ रहता है तो उसका ब्लोटिंग होना, गैस बनना, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो जैसा हम लोग में होता है वैसे क्या होता है, अमीबा में भी होता है, क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो वेरियस एंजाइम फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो ये अमीबा का साइटोप्लाज्म है, इसमें ये क्या है, अमीबा का साइटोप्लाज्म है। अब आपको पहले साइटोप्लाज्म बताता हूँ। कोई सेल है तो सेल के बाहर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो अंदर की चीजें होती हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अमीबा है, अमीबा के पास सेल है, सेल के अंदर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो इस अमीबा के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि इन फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो वही मैंने इसको डिफिनेशन के तौर पे लिख दिया है कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इन अमीबा क्या होता है। तो डाइजेशन इन अमीबा, आइए इसको पढ़ते हैं। वेरियस एंजाइम्स मींस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम फ्रॉम साइटोप्लाज्म, मतलब ये जो है साइटोप्लाज्म, अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इंटर इनटू द फूड वैक्यूल, ये जहाँ पे फूड कैप्चर हुआ इसमें इंटर हो जाते हैं, फूड वैक्यूल में इंटर होते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं क्या हुए, फूड वैक्यूल में इंटर हो गए एंड ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट, जो फूड हम लोग ले हैं, जो कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट है जो अमीबा इनटेक किया है, उसको तोड़ करके सिंपल सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट इनटू सिंपलर वन, एक सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देता है। तो पहला क्या हुआ, इंजेशन, अमीबा ने क्या किया, खाना खाया, इनटेक किया, फूड का इनटेक किया। देन उसके बाद में क्या प्रोसेस आएगा बेटा, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, अमीबा जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट किया। अब फूड पार्टिकल्स जो हमारे पेट के अंदर या मीन्स अमीबा के अंदर डाइजेस्ट हो गए, तो डाइजेस्ट हो गया तो उसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा। हमारे सेल में जैसे क्या होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, तो क्या होगा, अमीबा को भी तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा भाई। खा के डाइजेस्ट करके उसको निकाल देगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो कैसे जिंदा रहेगा, नहीं रह पाएगा ना। तो तीसरा प्रोसेस आ जाएगा एब्जॉर्प्शन। क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अमीबा के साइटोप्लाज्म में, देखो पहले इसको पढ़ते हैं, सिंपल सॉल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये साइटोप्लाज्म है, ये अंदर की सारी चीजें क्या है, यहाँ से बनाता हूँ, ये अंदर की चीजें क्या है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। इसी साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म में क्या है, फूड वैक्यूल जो थे वो सिंपल सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया। पहले कॉम्प्लेक्स में था, अब ये क्या हुआ, सिंपल में कन्वर्ट हो गया। अब ये फूड वैक्यूल जो है अमीबा का साइटोप्लाज्म क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कैसे करेगा, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। अब डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत लोगों के ख्याल में आता है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाना, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। या किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, कोई भी चीज एब्जॉर्ब कर लेता है कोई भी सरफेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब अमीबा ने फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करेगा भाई, जो चीजें एब्जॉर्ब करनी थी एब्जॉर्ब किया, कुछ वेस्ट मटेरियल तो उसके पास बचा, हम लोग खाते हैं, हम लोग के पास भी तो वेस्ट मटेरियल होता है ना, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सक्रीट कर देते हैं, निकाल देते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। मैंने जैसा कि
स्टार्टिंग में बताया था इजेशन और इनजेशन में कंफ्यूजन मत रखिएगा। इनजेशन का मतलब होता है इन का मतलब अंदर लेना और ई का मतलब एग्जिट मतलब बाहर निकालना। इजेशन का मतलब हो जाएगा बाहर निकालना। तो इजेशन वह प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, जो रिमेनिंग अनडाइजेस्ट फूड, जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जो एब्जॉर्ब करने के बाद बच जाते हैं, या जो भी फूड वैक्यूल्स सॉरी फूड पार्टिकल्स जो कि अमीबा में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल देते हैं थ्रू द सेल। सेल के सरफेस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। भाई अमीबा के पास ना मुंह है, ना एनस है, कोई भी चीजें नहीं है, ना खाने के लिए है, ना निकालने के लिए है, तो क्या करेंगे भाई, सेल के थ्रू ही तो निकालेंगे, और तो कोई चारा है नहीं। तो इसी सेल के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जैसे इसको कैप्चर करते हैं उसी तरह सेम अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं इसको। मैंने न्यूट्रिशन इन अमीबा बताया जिसमें मैंने बेसिकली 4 स्टेप बताया। पहला स्टेप था इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को अंदर लेना। कैसे लेता है, सूडोपोडिया मूवमेंट करता है, उसके थ्रू वो क्या करता है, फूड को अंदर लेता है। फिर मैंने दूसरा स्टेप बताया डाइजेशन। कोई भी चीज अगर आप खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो दूसरा स्टेप क्या है, डाइजेशन। तो उसने डाइजेस्ट किया फूड पार्टिकल को, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया। अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेस्ट होने के बाद में तीसरा स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। अब फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो गया है तो उसे एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा। तो क्या किया, तीसरे स्टेप में उसने क्या किया, अमीबा ने फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया थ्रू द सरफेस ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सरफेस के थ्रू उसे एब्जॉर्ब किया। अब जब एब्जॉर्ब हो गया, डाइजेस्ट हो गया, इंजेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया भाई, तो उसको निकालना भी तो पड़ेगा। जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना भी पड़ेगा। तो चौथा स्टेप क्या आता है, इजेशन। ई का मतलब एग्जिट, जेशन का मतलब फूड पार्टिकल्स को बाहर निकालना। ऐसे आप लोग याद रखिए, अपने आप से बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। ई का मतलब होता है एग्जिट और जेशन का मतलब होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं उसको बाहर निकालना। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे बेटा तो डेफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। रुक जाओ। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अगला टॉपिक हम लोग का है न्यूट्रिशन इन अमीबा, वो सॉरी न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। जैसे कि हमने बताया कि जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। सेम उसी तरह जो पैरामीशियम होता है वो भी कैसा होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, जो अमीबा होता है वो अपना फूड कैप्चर सूडोपोडिया मूवमेंट के थ्रू करता है, और जो पैरामीशियम होता है इसके पास क्या होता है, सीलिया नामक ये प्रेजेंट होता है, सीलिया नामक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसी के थ्रू वो क्या करता है, अपना फूड पार्टिकल्स कैप्चर करता है। तो ये जो है बेसिकली मैंने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बनाया है। पैरामीशियम मीन्स चप्पल नुमा स्ट्रक्चर। कैसा होता है, चप्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग का स्लीपर नहीं होता है, सेम उसी प्रकार पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है। तो अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में ज्यादा कुछ है नहीं। यही बताया गया है कि जो पैरामीशियम होता है वो अपना फूड कैप्चर थ्रू द सीलिया करता है, और जो अमीबा होता है वो अपना फूड कैप्चर सूडोपोडिया मूवमेंट के थ्रू करता है। हालांकि अमीबा में 4 पॉइंट्स थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। वो मैंने 4 पॉइंट्स आपको लिखा दिए और बता दिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। लेकिन इसमें कुछ खास है नहीं, बस इसमें यही बताया गया है कि मान लीजिए ये क्या है, क्या है ये अपना फूड पार्टिकल है, क्या है ये अपना फूड पार्टिकल है। तो ये सीलिया क्या करता है, इसमें जो सीलिया पाया जाता है पैरामीशियम में, जो सीलिया पाया जाता है इसी के थ्रू फूड पार्टिकल्स कैप्चर होके अंदर आता है। बाकी का सेम प्रोसेस अमीबा की तरह रहेगा। इसमें डाइजेशन होगा। अमीबा के जो साइटोप्लाज्म में होता है वो उसमें बहुत सारे वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। अब फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेशन के बाद अगला प्रक्रिया जो होता है वो एब्जॉर्प्शन का होता है। बताया, हालांकि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी चीज अगर आप डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो डाइजेस्ट करने का क्या मतलब है भाई। जब आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, आपके शरीर में आपके सेल में जाएगा ही नहीं, तो उसको डाइजेस्ट करके आप क्या करेंगे। तो जैसा कि इसमें पैरामीशियम में भी सेम उसी प्रकार अमीबा की तरह इसमें साइटोप्लाज्म में जो होता है वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर डाइजेशन के बाद में जब ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल सिंपलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया तो क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या करता है,
एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है आप लोग बताइए, अभी मैंने बताया था कैसे एब्जॉर्ब करता है, थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसका साइटोप्लाज्म जो है सिंपलर फूड पार्टिकल्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद में चौथा प्रोसेस जो होता है वो होता है ईजेशन। ईजेशन मीन्स ई मीन्स एग्जिट, किसी चीज को बाहर निकालना। ईजेशन मीन्स जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो हालांकि इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं लिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, चलिए लिख लीजिए इसको। पैरामीटर which is also a unicellular organism like अमीबा। क्या होता है, पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा होता है। द सेल हैज अ डेफिनिट शेप। इसके सेल का क्या होता है, एक डिफिनिट शेप होता है, और अमीबा के सेल का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, वो अपना शेप बदलता रहता है। एंड द फूड इज टेकन through the cilia which is present on the surface of cell। जो फूड होता है वो सीलिया के थ्रू मतलब क्या होता है, कैप्चर होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सरफेस ऑफ द पैरामीशियम। सेल के पैरामीशियम के सरफेस पे क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। तो बस, हालांकि न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम इतना ही था, इसमें कुछ खास डिटेल में नहीं दिया गया है। देन इसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है, जो कि खास है, अच्छे से पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, तो उसको हम लोग एक एक पॉइंट कवर करेंगे। न्यूट्रिशन इन, इसको नोट करते रहिए। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन जो हम लोग पढ़ेंगे वो माउथ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में एनएस तक जाएंगे, जहां से हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो इसमें जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है उसमें पहले हम लोग माउथ देखेंगे। माउथ में क्या होता है, कैसे च्यूइंग करते हैं हम लोग, कैसे फूड पार्टिकल्स कौन कौन से एंजाइम्स माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर माउथ के बाद में क्या आता है, आपका ओसोफेगस आता है। क्या होता है, इस पे क्या होता है, एक ओसोफेगस होता है, पाइप होती है, फूड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली बायोलॉजी की भाषा में उसको ओसोफेगस कहते हैं, लेकिन उसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। फिर ओसोफेगस के बाद में क्या आता है, अपना स्टमक आता है, पापी पेट, जिसके लिए हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। तो स्टमक हो गया। स्टमक के बाद में क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद में एनस आता है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या ह्यूमन बीइंग में पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ना है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग इसमें देख चुके हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब अगला कॉन्सेप्ट है हम लोग का, अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। एनिमल में तो हमने देखा था पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक, 3 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 होता है एनिमल में। लेकिन एनिमल में स्पेशली हम लोग को किसका देखना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। एनिमल में क्या, जैसे अमीबा का देखे, पैरामीशियम का देखे, लेकिन अब स्पेशली इस पे हम लोग को विशेष ध्यान करना है। क्या करना है, विशेष ध्यान देना है बेटा, क्योंकि नीट में, सॉरी, क्लास 10th में, बोर्ड में इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूट्रिशन इन इसमें देखना हम लोग को ह्यूमन बीइंग में, तो क्या होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। खाना आप कहाँ से खाते हैं बताइए, कमेंट में लिखिए, खाना आप कहाँ से खाते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं। और जब आप खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो फूड का डाइजेशन होता है, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लोग क्या कहते हैं पेट से डाइजेशन होता है, नहीं, खाना आपका मुंह से ही डाइजेस्ट होने लगता है, क्योंकि आपके माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो कि सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम रिलीज करता है। वो ग्लैंड क्या करता है, सलाइवरी एमाइलाइज एंजाइम सिक्रीट करता है, जो कि इस जो कि क्या करता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, सिंपल शुगर में। किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, सिंपल शुगर में। तो जो फूड का डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, और फूड का इंटेक भी हम लोग कहाँ से करते हैं, माउथ से ही करते हैं।
अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पेट में सीधे खाना डाल दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी का कोई हेल्थ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो हाँ मानता हूँ मैं कि उसमें पाइप डाल दी जाती है जिसके थ्रू लोग फूड का इंटेक करते हैं। लेकिन नॉर्मली आप अपना खाना मुंह से ही तो लेते हैं, इंटेक कहाँ से करते हैं, माउथ से ही तो करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला टॉपिक इसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में क्या पढ़ेंगे, माउथ पढ़ेंगे। तो माउथ में थोड़ा बहुत हम लोग लिख लेते हैं कि जैसे फूड का इंटेक जो हम लोग माउथ के थ्रू करते हैं, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि स्टार्च को मीन्स कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो ये सारी टॉपिक्स हैं जो माउथ में, यही सारे हेडिंग्स हैं जो हम लोग लिख लेते हैं। तो आप लोग भी नोट्स कर लीजिए ताकि आपका एक प्रॉपर नोट्स बनता रहे। तो पहला लिखेंगे हम लोग द फूड इज इंजेस्टेड का मतलब क्या होता है, इंजेशन। अभी आपको मैंने अमीबा में बताया इंजेशन, इन का मतलब अंदर लेना, क्या करना, अंदर लेना। तो वही बोला मैंने, द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। किसके थ्रू करते हैं हम लोग, माउथ के थ्रू करते हैं। खाने का हम लोग इंटेक कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, माउथ के थ्रू करते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है, हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होता है। टीथ क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सट्रेट होते हैं वो सिंपल में कन्वर्ट करता है। क्या करते हैं, उसको च्यूइंग कर लेते हैं। तो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सट्रेट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखेंगे, टीथ क्रशेस द कॉम्प्लेक्स फूड into the सिंपल फूड। तो दो पॉइंट हो गए माउथ के। अब तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ। जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो मैंने बताया कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। आप लोग किसी भी छोटे बच्चे से पूछिएगा जो 6 में है, 7th में है, 8th में है या 9th में है, या आप अपने दोस्तों से पूछिएगा जो इस टॉपिक को भी नहीं पढ़े हैं, वो क्या बताएंगे, हमारा फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है। वो बताएंगे कि हमारा फूड जो होता है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्टमक में डाइजेस्ट होता है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, जो फूड डाइजेशन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो वही पॉइंट मैंने लिखाया है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इज स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। माउथ से ही डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें एक और पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, the glands that present in our mouth which secrete salivary amylase एंजाइम। ये क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया, that convert starch into the simple sugar। किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या था, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन बीइंग का पहला कॉन्सेप्ट माउथ। क्योंकि डाइजेशन, सॉरी बार बार डाइजेशन निकल रहा है पता नहीं क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। जो न्यूट्रिशन का प्रक्रिया होता है, जो फूड का इंटेक होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। तो पहला हम लोग क्या किए, माउथ पढ़ लिए। अब माउथ के बाद हम लोग क्या होता है, माउथ के बाद क्या आता है, ओसोफेगस। क्या आता है, ओसोफेगस। तो इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ओसोफेगस। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसमें ओसोफेगस देखना है। क्या किए, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, माउथ से स्टार्ट किए, अब कहाँ पहुंच गए, ओसोफेगस। माउथ के बाद जो आता है, क्या आता है, ओसोफेगस। मैं बार बार ओसोफेगस टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी में फूड पाइप कहना एक तरीके से सही है, लेकिन जो बुकिश लैंग्वेज है, जो आप साइंटिफिक तरीके से यूज करेंगे, वो क्या होगा, ओसोफेगस होगा। बाकी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ये क्या है हम लोग का
फूड पाइप कहाँ होता है, ये जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट होता है, माउथ के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ तक प्रेजेंट होता है, यहाँ तक प्रेजेंट होता है जहाँ तक स्टमक स्टार्ट ना हो। जैसे ही आपकी ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप खत्म होगी, वहां से क्या हो जाएगा बेटा, स्टमक स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट होगा, स्टमक स्टार्ट होगा। देन जहाँ पे आपका स्टमक खत्म होगा, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में आते आते क्या आ जाएगा, एनस। यानी कि अभी इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। तो बात नहीं करते हैं, ओसोफेगस खत्म करते हैं, फिर उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो ओसोफेगस में क्या होता है, ये फूड पाइप होती है। जब हम लोग फूड का इंटेक करते हैं माउथ से, तो माउथ में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होने के बाद, चेविंग होने के बाद, क्रसेस होने के बाद लार्ज पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर कहाँ आते हैं, माउथ से किसमें आ जाते हैं, ओसोफेगस में आते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं, ओसोफेगस में आ जाते हैं, यानी कि फूड पाइप में आ जाते हैं। अब क्या होता है भाई, हाँ मैं मानता हूँ फूड पाइप नीचे होता है तो खाना सड़क के नीचे चला जाएगा, लेकिन क्या होता है इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं इस फूड पाइप में। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। इस फूड पाइप में क्या होता है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट करते हैं, यानी कि रिदमिक मूवमेंट करते हैं, जो कि क्या करता है, फूड को फॉरवर्ड करता है, नीचे की तरफ फॉरवर्ड करता है। ये फूड है, ये फूड है, इसमें जब मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट कैसे होता है, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मैं कैसे समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये दोनों में मिला के क्या बनाता हूँ, ओसोफेगस की पाइप बनाता हूँ। क्या हुआ, ओसोफेगस पाइप बनाया, और यहाँ बीच में क्या है, ये फूड पार्टिकल है। क्या है, ये फूड पार्टिकल है। तो ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, कैसे, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा। तो क्या होगा, जो फूड पार्टिकल्स होगा वो ऐसे ऐसे कहाँ चला जाएगा, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा, डाउन की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड थ्रू द स्टमक, स्टमक की तरफ चला जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें कि ओसोफेगस में क्या होता है, रिदमिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, जो कि क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को फॉरवर्ड करता है स्टमक की तरफ। तो इसी और ज्यादा कुछ इसमें दिया नहीं गया आपके एनसीईआरटी में, तो इसका थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, द वॉल ऑफ ओसोफेगस सो पेरिस्टेटिक मूवमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिदमिक कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। जो इस फुट पाइप में क्या होता है, मसल्स प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ मसल व्हिच पुशेस द फूड फॉरवर्ड इनटू द स्टमक। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या करता है, स्टमक की तरफ फूड को फॉरवर्ड करता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में 2 चीजें हमने पढ़ ली। क्या, माउथ से स्टार्ट किए, ओसोफेगस पे आ गए। अब ओसोफेगस के बाद क्या आता है, अपना स्टमक आता है। स्टमक आता है, अब इसी जस्ट ओसोफेगस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग का स्टमक प्रेजेंट होता है। कुछ इस प्रकार स्टमक होता है। फिगर सही नहीं है, फिगर पे मत ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। तो इसको नोट करिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ताकि मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए ओसोफेगस के बारे में, तो थोड़ा बहुत आप लिख सके। तो इसको नोट डाउन करिए। देन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्टमक। तो बच्चों, हम लोग ने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में माउथ पढ़ लिया, ओसोफेगस पढ़ लिया। जैसा कि मैंने बताया था आपसे, ओसोफेगस के तुरंत बाद क्या आता है, स्टमक। ये मान लीजिए आपका क्या है, ओसोफेगस है, और ये क्या हो जाएगा, आपका स्टमक हो जाएगा। ओसोफेगस से ही स्टमक अपना अटैच रहता है। ऊपर हो गया माउथ, माउथ से आया ओसोफेगस में फूड, ओसोफेगस के बाद में आ गया स्टमक में फूड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा स्टमक के बारे में। स्टमक में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, स्टमक के जो ये वॉल्स होती हैं, क्या होता है, ये जो वॉल्स होता है, इसमें क्या होती हैं, ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और वो ग्लैंड कुछ एंजाइम सिक्रेट करती हैं, कुछ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती हैं। क्या करती हैं, जो कि डाइजेस्ट करते हैं हमारे फूड पार्टिकल्स को। थोड़ा डाइजेशन माउथ में हुआ, थोड़ा बहुत पहुंचते पहुंचते ओसोफेगस से माउथ स्टमक तक और हो गया। देन अब अपना मेन प्रोसेस डाइजेशन का कहाँ पे होगा, स्टमक में होगा। डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाता है।
तो क्या होता है, इसमें स्टमक के जो वाल होते हैं इसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं, और वो गैस्ट्रिक जूस जो होता है क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप बता रहे हैं कि गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, तो उस गैस्ट्रिक जूस से क्या फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट होते हैं? नहीं, गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा कि मैंने लेक्चर स्टार्ट करते ही आपसे जिक्र किया था कि पेट में क्या होता है, NaCl नामक एक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? NaCl नामक एक एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म उसका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहला चीज हो गया। दूसरा चीज होता है एंजाइम पेप्सिन। क्या होता है? एंजाइम पेप्सिन। और तीसरा चीज पाया जाता है उसमें म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उससे इस वाल पे, स्टमक पे वाल पे कोई असर ना पड़े, ये क्या करता है, स्टमक के वाल को कवर करता है, ताकि ये, भाई एसिड है, अभी आप एसिड हाथ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, तो स्टमक भी तो जल जाना चाहिए, नहीं जलता है ना। उसका रीजन क्या है, जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस की कोटिंग प्रेजेंट होती है स्टमक के वाल पे, वो एसिड से वाल को डैमेज होने से बचाता है। क्या करता है? डैमेज होने से बचाता है। अब क्या हुआ, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। उसका पीएच लेस देन 7 होता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आपके केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाए होंगे, या यहीं पे आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि जो जिसका पीएच लेस देन कितना होता है, 7 होता है, उसका मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक होता है, तो स्टमक में क्या करता है, एक एसिडिक एक्शन क्रिएट करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। अब जब इसमें एसिडिक मीडियम क्रिएट हो गया तो क्या करते हैं, जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, क्योंकि जो होता है पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो किसमें एक्टिवेट होता है, एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है। अब पेप्सिन क्या होता है, जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, जो हम लोग खाना खाए हैं जिसमें प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तीसरा चीज आता है म्यूकस। म्यूकस जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टमक की वाल की कवरिंग होती है, जो एसिड से डैमेज होने से स्टमक के वाल को बताती है। तो मैंने आपको स्टमक के बारे में थोड़ा सा समझा दिया। अब क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा समझा, ग्लैंड्स, द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट, क्या सीक्रेट करती है बेटा, गैस्ट्रिक जूस। क्या सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस। जो ये स्टमक का वाल होता है इस पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं। अब उन गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक होता है NaCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा होता है एंजाइम पेप्सिन। एंड तीसरा चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके स्टमक को एसिड से डैमेज होने से बचाता है, क्या है बेटा, क्या है, क्या है बेटा, म्यूकस। क्या है, म्यूकस। तो लिख लेते हैं, गैस्ट्रिक जूस कंटेन NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा चीज होता है एंजाइम पेप्सिन। तीसरा चीज होता है म्यूकस। अब इसके फंक्शंस को मैंने बता दिया, लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, जो ये सेल होता है वो स्टमक में एसिडिक नेचर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट हो जाती है, और एंजाइम पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने एंजाइम पेप्सिन का फंक्शन बता दिया, क्या करता है, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन बता दिया, ये क्या करता है, स्टमक में जो है एसिडिक पीएच सॉरी एसिडिक नेचर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एंजाइम पेप्सिन क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो रोल इन दोनों का आपस में क्या है, आपस में ही रोल है। मान लीजिए HCl नहीं होगा तो एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट कब होता है, एसिडिक नेचर में एक्टिवेट होता है।
तीसरी चीज आती है म्यूकस, जो कि स्टमक के वाल के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है उसमें म्यूकस का क्या फंक्शन है, वाल को कवर करना ताकि ये एसिड से डैमेज ना हो। तो ये था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में स्टमक। अब स्टमक के बाद में हम लोग मूव कर जाएंगे इंटेस्टाइन की तरफ, देन एनस, फिर आपका लेक्चर एंड। माफ करिएगा, हो सकता है थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ रहा हो, बट बेटा ये टॉपिक्स कवर करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में क्या देखे, माउथ देखे, माउथ के बाद ओसोफेगस आए, ओसोफेगस के बाद में हम लोग स्टमक पहुंचे, और स्टमक के जस्ट बाद क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब ये मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिख लिया है, लिख इसलिए लिया है क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो रहा है। इसको जल्दी से कवर करते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं थोड़ा सा एनएस बता के। स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी डाइजेशन हमारे फूड का नहीं होता है, जैसे माउथ में थोड़ा हुआ, थोड़ा स्टमक में हुआ, लेकिन जो बचा कुचा डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का, वो कहाँ पे होता है, लास्ट में आके किसमें हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। तो पहली लाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की मैंने यही लिखी है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब जो बचा कुचा डाइजेशन है, जो स्टमक में नहीं हो पाया है, जो हमारे माउथ के थ्रू नहीं हो पाया है, वो कहाँ पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड्स। कितनी ग्लैंड्स, टू ग्लैंड्स। टू ग्लैंड्स का सिक्रेशन जो होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है। क्या होता है बेटा, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसी के जस्ट ऊपर हम लोग का लीवर पाया जाता है, और लीवर के ही पास में क्या होता है, पेनक्रियाज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेनक्रियाज पाया जाता है। तो पेनक्रियाज का और लीवर का ये दो ग्लैंड्स होती हैं, याद रखिएगा ये क्या होता है, ग्लैंड्स होता है। इनके जो जूस का जो एंजाइम का सिक्रेशन होता है वो हमारे डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो वही मैंने लिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड्स मेनली लीवर एंड पेनक्रियाज। क्या है, लीवर एंड पेनक्रियाज। अब दो ग्लैंड का सिक्रेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लेता है, पता है। तो अब इसमें हम लोग लीवर पढ़ेंगे और पेनक्रियाज पढ़ेंगे। लीवर क्या करता है, लीवर सीक्रेट्स बाइल्स। क्या सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट करता है। एंड बाइल परफॉर्म टू फंक्शंस। और बाइल्स जो होता है उसका दो फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है बेटा, एक तो पहला फंक्शन जो बाइल्स होता है उसका ये होता है, क्या मैंने बताया था, आपके स्टमक में पाया जाता है HCl। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या आया, एसिड। एसिड का मतलब जब हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, तो हमारे फूड से वो मिक्स हो गया। तो जब मिक्स हुआ तो हमारा फूड कैसा हो गया, नेचर में एसिडिक हो गया। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था स्टमक में क्या होता है, म्यूकस की कवरिंग होती है, उसका जो वाल होता है, जो स्टमक का वाल है, स्टमक के वाल पे क्या होती है बेटा, म्यूकस की कवरिंग होती है, जो एसिडिक से डैमेज होने से, एसिड से डैमेज होने से बचाती है। लेकिन क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई म्यूकस की कवरिंग नहीं है। क्या है, कोई म्यूकस की कवरिंग नहीं है। तो वो जो एसिडिक फूड है हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाएगा, क्योंकि भाई एसिड आप कहीं भी डालेंगे जल जाएंगे। तो माने स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर एसिड आ गया तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो पहला फंक्शन इसका यही है, मेक एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इनटू एल्कलाइन। किसमें कन्वर्ट करता है, एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, जिससे जो हमारा पेनक्रियाटिक एंजाइम होता है वो फंक्शन कर पाता है, उस फूड पे फंक्शन कर पाता है। तो पहला लीवर का फंक्शन, बाइल्स का फंक्शन यही हो गया। और दूसरा फंक्शन है, बाइल्स ब्रेक द फैट प्रेजेंट इनटू द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल फैट। बाइल्स क्या करता है, जो लार्ज फैट्स होते हैं, जो फूड में लार्ज फैट्स होते हैं, क्या होता है भाई, फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो जो लार्ज फैट होते हैं उनको स्मॉल फैट में कन्वर्ट करता है, जिससे एंजाइम्स कैन वर्क ऑन इट एंड डाइजेस्ट इट। तो एंजाइम क्या करता है, उस पर अपना काम कर पाता है और उसको डाइजेस्ट कर पाता है। ये था हमारा लीवर का फंक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग पढ़ रहे हैं लीवर। लीवर के बाद अपना अगला पॉइंट आता है पेनक्रियाज के बारे में। किसका पॉइंट आता है, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। क्या करता है, पेनक्रियाज, नाम से याद रखिए, पेनक्रियाज सीक्रेट क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस व्हिच सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। क्या सीक्रेट करता है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। यहाँ पे लिख लीजिए, व्हिच सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। क्या सीक्रेट करता है, लाइपेज सीक्रेट करता है। अब लाइपेज क्या करता है, लाइपेज ब्रेक द
स्मॉल फैट्स क्या करता है, स्मॉल फैट्स। अब आप समझिए, जो लीवर था वो क्या किया, लीवर में जो बाइल सिक्रेट हुआ था वो लार्ज फैट को स्मॉल फैट में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया, स्मॉल फैट में कन्वर्ट किया। अब वही पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, उस स्मॉल फैट को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ऐसा नहीं है भाई कि लार्ज फैट को सीधे पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कर देगा, नहीं। पहले स्टमक क्या करता है, उसको स्मॉल फैट में कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करता है, उस स्मॉल फैट को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। वही मैंने लिखा, लाइपेज ब्रेक डाउन द स्मॉल फैट्स, क्या करता है, स्मॉल फैट को ब्रेक कर देता है। और जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। अभी मैंने आपको बताया था प्रोटीन और एक जगह डाइजेस्ट होता है। आप क्या उसका कमेंट में लिखिए कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लिखिए, मैं बताता हूँ। प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करता है वो एंजाइम क्या था, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम था, पेप्सिन। मैंने बताया था ना, स्टमक में भी प्रोटीन डाइजेस्ट होता है पेप्सिन के थ्रू। पेप्सिन को एक्टिवेट कौन करता है, HCl। नोट कर लीजिए। देन इसके बाद हम लोग और देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, इसको नोट करिए। अगला पॉइंट देखते हैं, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट, क्या करता है, व्हिच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। क्या सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल जूस। जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल होता है वो क्या सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है। और उस इंटेस्टाइनल जूस में क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है। और वो एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा जो फैट होता है उसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, फैट कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें जो होता है, अभी तक तो हम भाई डाइजेशन ही पढ़ रहे थे, कैसे डाइजेस्ट होता है फूड, कैसे डाइजेस्ट होता है, कहाँ डाइजेस्ट होता है, माउथ से स्टार्ट हुआ, फेगर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन एक बात ये याद रखिए कि एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसको हम लोग को भाई एब्जॉर्ब भी तो करना है, एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो हम लोग की बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको नोट बना के लिखिए, नोट में लिखिए, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये अपना क्या था, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हम लोगों ने दो ग्लैंड्स पढ़े, लीवर एंड पैंक्रियाज। इसको नोट करिए। देन स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। बस 5 मिनट और। तो बच्चों हम लोग माउथ देखे, माउथ के बाद ओसोफेगस आए, ओसोफेगस के बाद में स्टमक आए, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो जैसा कि मैंने बताया, जो हम लोग का एब्जॉर्प्शन का प्रक्रिया होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। मान लीजिए क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, बिलाई। क्या प्रेजेंट होती है, बिलाई। बिलाई का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना। क्या करते हैं, जब कोई चीज हम उसको फोल्ड कर देंगे, एक मिनट आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक वायर है, वायर का देखिए ऐसे अगर हम लेंगे, सीधे सीधे रखेंगे, फोल्डिंग नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा स्पेस लेगा। लेकिन मान लीजिए इसको हम लोग फोल्ड कर देते हैं, क्या करते हैं, इसमें बिलाई बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बिलाई बना देते हैं। मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि बिलाई क्यों प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्या करना रहता है, एब्जॉर्प्शन। और जब इसको हम लोग फोल्ड कर देंगे, देखिए कितने कम स्पेस में आ गया, हो गया। तो जितना ज्यादा बिलाई रहेगा उतना ज्यादा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा।
तो इसीलिए इस बिलाई को ऐसे सीधे ना रख के क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फोल्डिंग करते हैं। इसी फोल्डिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, बिलाई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बिलाई बोल देते हैं। तो क्या हो गया, ये फोल्डिंग हो गया, इसीलिए इसको हम लोग बिलाई बोलते हैं। और जब फोल्डिंग हो गया तो जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है, इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, बढ़ गया, इस वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया। हाँ, लेकिन सारा एब्जॉर्प्शन हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हो पाता। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी ज्यादा बिलाई हमारे किस में प्रेजेंट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, अनएब्जॉर्ब फूड रीचेज लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो कहाँ पहुंच गया, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, मोर बिलाई है, तो मोर बिलाई है तो ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम लोग का माउथ हो गया, ओसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अब सब कुछ कर लिए भाई, खा लिए, डाइजेस्ट कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको भाई निकालना भी तो पड़ेगा। पेट में ऐसे रखे थोड़ी ना रहेंगे, स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे रखे थोड़ी ना रहेंगे। तो निकालने का प्रोसेस कहाँ से होता है, हम लोग के एनस से होता है। क्या बोलते हैं, जहाँ से हम लोग का फीसेस निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम रिमूव फ्रॉम एनस क्या होता है, मान लीजिए हम लोग खाए, डाइजेस्ट किए, माउथ में डाइजेस्ट किए, स्टमक में डाइजेस्ट किए, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किए, साथ ही साथ क्या किए, एब्जॉर्ब किए, फिर बचा हुआ एब्जॉर्प्शन हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में किए। अब बचा हुआ एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी फूड अनडाइजेस्टेड थे, जो डाइजेस्ट नहीं हुए थे या जो एब्जॉर्ब नहीं हुए थे, वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, एनस से निकालेंगे। तो ये अपना लास्ट कॉन्सेप्ट था न्यूट्रिशन का, एनस, जिससे हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करते हैं। हालांकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो का ड्यूरेशन हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, लेकिन क्या था, कल की वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन को बीच में छोड़ दिए थे इसी कारणवश, ताकि ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो। आज हम न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को पूरा कवर कर लिए लाइव प्रोसेस में। हालांकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 4 कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ने थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो पहला लेक्चर जो कि मैंने डाला उसमें लाइव प्रोसेस बता दिया, लाइव प्रोसेस के बाद में न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। न्यूट्रिशन का, हाँ मैंने बताया, न्यूट्रिशन इन प्लांट बताया, मॉडर्न न्यूट्रिशन बताया, न्यूट्रिशन इन एनिमल बताया, और कुछ चीजें न्यूट्रिशन की रह गई थी क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा था। आज इस न्यूट्रिशन को हम लोग पूरा फिनिश कर दिए हैं। क्या हो गया, न्यूट्रिशन हम लोग का खत्म हो गया। कल की वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए। आपको एकदम बोर्ड लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा हूँ, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ और प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ ताकि आपका समय बचे, और कुछ चीज़ें मैं अपने आप से लिखता हूँ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।